हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। आई थिंक आप सारे प्यारे बच्चे अच्छे होइएगा। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो आपका अपने आप में एक ऐसे है, निबंध है, जिसको लिखने की कोशिश की गई है महात्मा गांधी के द्वारा। तो महात्मा गांधी जी का जो जीवनी रहा है, जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विथ ट्रूथ, मतलब सत्य के साथ मेरा प्रयोग, जो इनका जीवनी रहा है, उनके इसी जीवनी से इस ऐसे को लिया गया है जो आपके सामने है, भारतीय सभ्यता और संस्कृति। तो इसका हम लोगों ने लेक्चर फर्स्ट और सेकंड पढ़ चुका है। हम लोगों को आज पढ़ना है लेक्चर नंबर 3, और इसमें हम लोग काम करने वाले हैं स्टिंजा, आप ऐसा बोल सकते हैं, पैराग्राफ नंबर 7 से। आई बात समझ में। लेकिन अगर आपने लेक्चर फर्स्ट और सेकंड नहीं देखा है तो मैं क्या करूँगा, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस दोनों लेक्चर का जो लिंक है उसे हम डाल देंगे। चीज़ें आई समझ में, ताकि आपको काम करने में दिक्कत नहीं होगा, आपको पढ़ने में क्या हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। बाकी बात आपके हिंदी का, आपके इंग्लिश का जो ट्रिक है लेखक के नाम को याद करने का, उसके जन्मदिन, उसके मृत्यु दिन, उनका जन्म कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था, किस किस सम्मान से उनको सम्मानित किया गया है, इसके बाद वो कितना साल तक जीवित रहे, वो किस देश से बिलोंग करते, बाद में कहाँ चले गए, इन सारी बातों को हम समझाएंगे आपको विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। इसके बाद बात करने वाले हैं कि कौन सा चैप्टर क्या है। जैसे कोई प्रोज में कोई स्टोरी होगा, कोई होगा आपका क्या शॉर्ट स्टोरी होगा, कोई एसे होगा, कोई यात्रा वृतांत होगा, कोई नोवेल होगा, कोई कॉमेडी होगा। तो उसको आप कैसे पहचानने वाले हैं, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो हम तमाम चीज़ों पे काम करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन इससे पहले हम चाहेंगे कि आपका जो कंसंट्रेशन है वो एकदम कंटिन्यू बना रहे। आइए बात करते हैं हम लोग आज के लेक्चर में हम लोग पैराग्राफ नंबर 7 to 15, 7 से 15 तक में जो है अध्ययन करेंगे, उसको पढ़ेंगे कि उसमें महात्मा गांधी जी क्या क्या कहे हुए हैं। ठीक है बच्चों, चलिए। तो ये रहा हमारा पैराग्राफ नंबर 7। इसमें क्या कहता है कि वे लोग फर्दर आगे चलकर रीजन कारण दिए दैट की लार्ज बड़े बड़े शहर वॉर थे और एक स्नेयर जाल था, फंदा था। मतलब कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि ऐसा महात्मा गांधी जी क्यों कहते हैं। वाई डिड महात्मा गांधी से दैट आर एंसेस्टर्स सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस, मतलब कि हमारे जो एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे फोरफादर्स थे, वो छोटे से गांवों से संतुष्ट क्यों थे, इसके पीछे क्या रीजन है, हम लोग इस पे काम करने वाले हैं। तो इसमें क्या कहा गया बच्चों, इसमें कहा गया है कि हमारे एंसेस्टर्स, यहाँ का जो हमारा देह है ना, देह, ये यूज किया गया किसके लिए, एंसेस्टर्स के लिए या फोरफादर्स, दोनों का मतलब क्या होता है, पूर्वज। तो हमारे पूर्वज लोग जो है वह आगे चल करके ये कारण दिए थे कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं ना, वह जाल होते हैं, फंदा होता है, वहाँ लोग जा करके फंस जाता है। इसके बाद कहता है क्या, एंड और यूजलेस इनकम्बरेंस, मतलब क्या कि वह बेकार का बोझ होता है, वह किसी काम का नहीं होता है। कौन, मतलब कि क्या, बड़ी बड़ी शहर, बड़ा बड़ा शहर। आपने देखा होगा शहर और गांव में मूलभूत अंतर क्या होता है। मेरे ख्याल से शहर और गांव में जो आपका मूलभूत अंतर है वो है आपसी प्रेम। गांव में, आपके गांव में अगर किसी के बारे में आपसे कोई पूछेगा तो आपसे क्या पूरा पंचायत ने उसके आसपास के 2-4 गांव में भी अगर पूछेगा कि वो लोग कहाँ रहते हैं, तो मेरे ख्याल से बता देगा, लोगों को पता होता है। लेकिन अगर बात करें शहर में, तो आपके रूम के बगल में कौन रहता है, उसके साथ क्या परेशानी है, उसके साथ क्या हो रहा है, कोई पूछने वाला नहीं होता है। दीज आर द मोस्ट डिफरेंसेस बिटवीन विलेजेस एंड सिटीज़। ये जो है आपका प्रमुख अंतर रहा है गांव और शहर के बीच का। इसके साथ साथ और भी अंतर है। गांव में देखिएगा कि किसी के साथ अगर आप गलत करेंगे तो आपके मोहल्ला के, आपके आसपास के बहुत सारे लोग जो हैं वो आते हैं और कोशिश करते जानने का कि यहाँ पे क्या हुआ, मैटर क्या है। लेकिन आप शहर में आ जाओ, आपको खींच के कोई मारेगा या आपके साथ कुछ भी हो जाएगा, किसी को आपके बारे में जानने का, समझने का, सपोर्ट करने का कोई इंटरेस्ट नहीं होता है। तो इसीलिए जो हमारे एंसेस्टर्स थे, जो हमारे पूर्वज थे, वो हम लोगों को समझाने की कोशिश किए हैं कि कि हम लोग जो है छोटे से गांव से ही संतुष्ट थे। हम लोगों को शहर जो है अच्छा नहीं लगता था।
शहर जो है वो बेकार की चीज़ें थी, बोझ के समान था। इसके बाद क्या कहता है, एंड और दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी। बच्चों, जो लोग शहर में रहा करते थे, नॉट हैप्पी इन देम, वे लोग जो है अपने आप में खुश नहीं रहते थे। आप मुझे बताइए, न हमको आपसे मतलब है और न आपको हमसे मतलब है, तो एक जानवर में और एक मानव में क्या रह गया अंतर? इसका मतलब क्या है कि आप जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं या हम जो पढ़ा रहे हैं, इसमें मानवीयता, इंसानियत, ह्यूमैनिटी बिल्कुल भी नहीं है। आई बात समझ में? मानव का मतलब होता है मन की भावना को समझना। अगर आपको कोई कष्ट है, मैं हेल्प ना करूं, मुझे कोई कष्ट है, आप हेल्प ना करें, तो एक जानवर में और एक इंसान में क्या होगा अंतर? और एक जानवर में और एक इंसान में क्या अंतर होता है, हम एक छोटा सा एग्जांपल देंगे, इसके बाद कहानी पे आ जाएंगे। देखिएगा आप लोग, अगर आपके आसपास में कोई जानवर वगैरह होगा, कोई भैंसी है, कोई गाय वगैरह है, तो गाय के सामने आप चारा डाल दो और उसके जस्ट बगल में रहेगा उसका बछड़ा, तो गाय कोशिश करती है कि पहले उसका खुद का पेट भर जाए, इसके बाद उसका बच्चा खाएगा, बचेगा तो खाएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन देखिएगा आप अपने समाज में या आप अपनी माँ के साथ कि कोई भी अगर वह नया चीज़ बनाती है, या नया चीज़ क्या, वो कोशिश करती है कि सबसे पहले जो मेरा बच्चा है उसका पेट भरे, और अगर हमारा या आपका पेट भर जाता है तो वो अपने आप को ये समझती है कि मैं भी खा ली। तो दीज आर द डिफरेंसेज, या आप ऐसा बोल सकते हैं कि दिस इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग एंड एन एनिमल। मतलब कि ये जो है जानवर और मानव में क्या रहा है, अंतर रहा है। जानवर में क्या होता है, आपके एक जानवर के सामने दूसरा को काट रहा होता है लेकिन वो कुछ नहीं करता है, और अगर ऐसा ही होगा हम लोगों में भी, तो उसमें और हमें क्या रह गया अंतर। लेकिन कोशिश क्या होती है, हमारी कोशिश केवल ये होती है कि वी स्टडी ओनली टू गेट गुड मार्क्स इन आर एग्जामिनेशन। हम इसलिए पढ़ते हैं कि हमको एग्ज़ाम में अच्छा मार्क्स मिलना चाहिए। हमको पढ़ने से हमारे समाज पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, जो हमारा करियर है कैसे बनेगा, हम दूसरों के लिए कैसे काम आ सकते हैं, हमारा जन्म क्यों हुआ है, हमारा जीवन सार्थक कब होगा या कैसे होगा, इस सब से आज के मानव को कोई फर्क नहीं पड़ता है। यही कारण है कि पहले के ज़माने में मानव का उम्र जो है वह 150 साल था, आज कितना है, 50 साल है, 60 साल है, 70 साल है। पहले के ज़माने में इंसान जो है पेड़ पौधे की तरह परोपकार हुआ करते थे। अभी क्या है, सबको पता है कि बारिश नहीं हो रही है, सबको पता भी है कि रीजन क्या है, लेकिन वो केवल लड़ाई करेगा। लड़ेगा कहाँ, सोशल मीडिया पर कि ऐसा क्यों हो रहा है, जबकि उनको पता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। अगर वो चाहेगा तो नेचर को ठीक कर सकता है उसके साथ काम करके, लेकिन हम या आप अकेले कुछ भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन कम से कम इन बातों को समझना पड़ेगा। हम केवल ये सोचें कि हमको पढ़ना है कि महात्मा गांधी जी क्या क्या बोले हुए हैं, एग्ज़ाम में क्या पूछेगा, अच्छा मार्क्स हमारा आएगा, हम एग्ज़ाम पास कर लेंगे, और इस उद्देश्य से आप पढ़ते हैं, तो मेरे ख्याल से आप इससे ज़्यादा अच्छा होगा कि पानी पूरी का स्टॉल लगाइए और वहाँ बेचिए। जितना पैसा आप वहाँ कमाएंगे उससे कम यहाँ कमाएंगे आप। इन बातों को हमको और आपको क्या करना होगा बच्चों, समझना होगा। यही बात यहाँ कहता है क्या, दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, क्योंकि वहाँ पर गैंग होता था, गिरोह होता था, किसका, चोर का, एंड और रॉबर्स, डाकुओं का। कहाँ बच्चों, बड़े बड़े शहरों में, बड़े बड़े शहरों में। इसके बाद क्या कहता है, इसके बाद यहाँ कहने की कोशिश की गई बच्चों, कहता है क्या, प्रोस्टिट्यूशन, वहाँ वेश्यावृत्ति होती थी, एंड और वाइस फ्लोराइजिंग, वहाँ पाप पनपते थे, इन देम, उन लोगों में, एंड और दैट पुअर मेन, मतलब गरीब लोग जो है, वुड बी रॉब्ड, गरीब लोग जो है लूटे जाते थे, बाय रिच मैन, अमीर लोगों के द्वारा। वे लोग थे इसीलिए, वे लोग वर थे, देयरफॉर इसीलिए, सेटिस्फाइड, संतुष्ट थे, वेद के साथ, स्मॉल विलेजेज, मतलब छोटे से गांव से। नाउ आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन टू यू, why did Mahatma Gandhi say that our ancestors satisfied with the small villages? अब मैंने आपसे यहाँ क्वेश्चन पूछने की कोशिश ये किया है कि महात्मा गांधी ऐसा क्यों कहते थे
कि हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पूर्वज छोटे से गांवों से क्या थे, संतुष्ट थे। ऐसा क्यों कहते थे? तो आप यहाँ आराम से बोल सकते हैं कि दे फर्दर रीजन्ड दैट, वो आगे चल कर के कारण दिए कि लार्ज सिटीज वर स्नेयर्स, बड़े बड़े जो शहर थे वह जाल के समान था। एंड और देयर वुड बी गैंग्स ऑफ रॉबर्स, गैंग्स ऑफ थीव्स, वहाँ हुआ करते थे चोरों का गिरोह, डाकुओं का समूह। एंड और प्रोस्टिट्यूशन, वेश्यावृत्ति। एंड वाइस फ्लोराइजिंग, वहाँ पाप पनपते थे। इवन इतना ही नहीं, पुअर पीपल रॉब्ड, गरीब लोगों को लूटा जाता था बाय रिच मैन, अमीर लोगों के द्वारा। दीज आर द रीजन्स बिहाइंड इट दैट आर एंसेस्टर्स डिसवेडेड टू अस लिव इन विलेज नॉट सिटीज। इसीलिए जो हमारे पूर्वज थे, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, हम लोगों को शहरों में रहने से मना करते थे और वो छोटे से गांव से क्या थे, संतुष्ट थे। चीज़ें आई समझ में? इसके बाद आप इस कहानी को लेके आगे आ जाओ। ये रहा बच्चों हमारा स्टेंजा नंबर शायद 8 है। तो इसमें क्या कहा गया? इसमें कहा गया है बच्चों, इसमें कहा गया है दे, वे लोग, सॉ, देखे, दैट, की, किंग्स एंड दियर स्वर्ड्स, राजाओं और उनके तलवार, वर इन्फेरियर, कमजोर था। वे लोग देखे हैं कि राजा और उनके तलवार जो है वह क्या था, कमजोर था, टू द स्वर्ड्स ऑफ एथिक्स, नैतिकता के तलवार के सामने में। पहले के ज़माने में न्याय मिलना एकदम लाजमी था, आसानी से मिलता था, कोई चाह करके भी किसी के साथ गलत नहीं कर सकता था। लेकिन अगर आज हमारे समाज में या आपके समाज में ऐसा अगर होता भी है तो गांव के लोग अपने आसपास के लोगों पर ट्रस्ट 1% भी नहीं करता है। रीज़न ये है बच्चों, क्योंकि गांव में भी अगर होता है पंचायती तो जिसका पलड़ा भारी होता है, जिसकी तरफ लोगों का सपोर्ट ज़्यादा होता है, फैसला उसी के हक में जाता है। इसीलिए लोग अब अपने गांव समाज के लोगों पर ट्रस्ट करना बंद कर दिए हैं और वह छोटी से छोटी बात क्यों ना हो वह लेके जाते हैं कहाँ, अपने नज़दीकी थाना में, और वहाँ जाके वो भी पहराते हैं और जिन पर किए हैं उनके साथ भी यही होता है। लेकिन पहले के ज़माने में ऐसी बातें कहते बच्चों नहीं थी। और अगर आपको अपने जीवन में कभी टाइम मिले, कभी मिले समय ऐसा लगे कि हमें कुछ पढ़ना चाहिए, तो क्लास 12th का जो पहले वाला सिलेबस था उसमें 50 मार्क्स हिंदी का एक चैप्टर था जिसका नाम था पंच परमेश्वर, जिसे लिखने की कोशिश की गई थी मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। तो मेरे ख्याल से एक बार आपको जाके पढ़ना चाहिए, तब आपको वहाँ समझ में आएगा कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ पंच परमेश्वर, मतलब कि पंच का मतलब क्या होता है। ये सारी की सारी जो बातें आपको आने वाली समझ में। लेकिन अभी के ज़माने में देखिएगा तो जो मानवीयता है, जो इंसानियत है, वह नाम के लिए रह गया है। अब आप ऐसा बोल सकते हैं सर कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? तो मुझे पता है जो माँ बाप अपने बच्चों के लिए अपने खुशी को कुर्बान करके अपना सब कुछ उसको देते हैं, वैसे माता पिता को उनके बच्चे लास्ट अवस्था में, अंतिम स्थिति में जा करके क्या करते हैं, वृद्धाश्रम में जाके डाल देते हैं। तो वो मानवीयता, वो मानवता, वह इंसानियत, वह ह्यूमैनिटी मेरे ख्याल से अभी के ज़माने में बहुत कम बचा हुआ है, जिससे हमें और आपको मिलकर के क्या करना बच्चों, ठीक करना है, बचाना है। अब देखिएगा हमारा कहानी है क्या कहता है सो, कहता है क्या, एंड और दे, वे लोग, देयर फॉर, इसीलिए, हेल्ड, रख देते थे। कहता है क्या, कौन लोग, सोवर विंग्स का मतलब होता है राजा रानी ऑफ द अर्थ, इस धरती के राजा रानी जो है, इन्फेरियर, कमजोर थे, टू द ऋषि एंड द फकीर्स, ऋषि और फकीर के सामने में। मतलब उनको लगता था क्या कि जो फैसला, जो न्याय एक ऋषि कर सकता है, एक फकीर कर सकता है, वो मैं नहीं कर सकती हूँ, वो मैं नहीं कर सकता हूँ। वो किसी राज्य का, किसी नहीं, अपने देश का जो शासक था, जो शासिका थी, जो राजा था, जो रानी थी, उनको लगता था आई एम नॉट एबल टू डू दैट, हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। जो काम कर सकता है कौन, हमारे देश के जो ऋषि मुनि हैं, जो फैसला वो कर सकते हैं, वो मेरे बस की बात क्या बच्चों नहीं है। अब देखिएगा हमारा कहानी यहाँ क्या कहता है, कहता है क्या, अ नेशन विथ अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस, हम उस प्रकार के, हम इस प्रकार के देश में रहे हुए हैं जहाँ का व्यवस्था इस प्रकार था, जहाँ का संविधान
इस प्रकार था कि जहाँ के संविधान में ये बताया गया है, ये बोला गया है कि इस देश के न्याय का काम, नैतिकता का काम जितना अच्छा से एक फकीर कर सकता है, एक ऋषि मुनि कर सकता है, एक नैतिक शास्त्र, धार्मिक शास्त्र कर सकता है, वो राजा रानी नहीं कर सकते हैं। वैसे देश के संविधान के मानने वाले हम लोग हैं, वैसा राष्ट्र, मतलब कि उस देश का जो राष्ट्र है, उस राष्ट्र का जो संविधान है, उस राष्ट्र से हम बिलोंग करते हैं। इसके बाद यहाँ कहता है क्या, दिस इज फीटर, यह बेहतर है, टू टीच, पढ़ाने में, अदर्स, दूसरों को, देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, ये दूसरों से सीखने के बजाय दूसरों को सिखाने के लिए ज़्यादा बेहतर है। किसके बारे में यह बात किया जा रहा है बच्चों? ये बात किया जा रहा है हमारे देश के जो सभ्यता है, जो कल्चर है, उसके बारे में। हेयर महात्मा गांधी ट्राइज टू से दैट द सिविलाइजेशन एंड कल्चर ऑफ इंडिया इज बेटर टू लर्न देन टीच अदर्स। ये सीखने से ज़्यादा अच्छा है, सीखने की तुलना में क्या है, सिखाने के लायक है। किन को? दूसरे को। तो जब मेरा सभ्यता, जब मेरा कल्चर जब अच्छा है, तो मैं इसका अस्तित्व समाप्त क्यों करूं? मैं इसमें नए प्रकार की जो चेंजिंग है, जो परिवर्तन है, मैं ऐसा क्यों लाऊं? हमारे या आपके बीच में कभी भी कोई गलत फहमी आएगा, तब हम आपसे अलग होंगे या आप हमसे अलग होंगे। अब ऐसा है ही नहीं, तो हम इसे क्यों करें चेंज? ऐसा कहने की कोशिश की गई। किनके द्वारा बच्चों? महात्मा गांधी के द्वारा। कहता है क्या, दिस नेशन हैड कोर्ट्स, इस राष्ट्र के पास क्या था? न्यायालय था, लॉयर्स, वकील थे, एंड और डॉक्टर्स, चिकित्सक भी थे, बट लेकिन वे लोग वर थे ऑल विद इन बाउंड्स, लेकिन वे सारे के सारे जो है ना बच्चों, वो क्या था? अपने आप के उस सब का एक बाउंड था, एक प्रतिबंध था, एक सिस्टम था कि उससे बाहर आप बिल्कुल भी नहीं जा सकते हैं। इसके बाद यहाँ क्या कहता है? एवरीबॉडी न्यू। बच्चों ये जो आपका न्यू है ना, ये जो आपका न्यू है KNEW, ये नो का सेकेंड फॉर्म है। और आप जानते हैं सेकेंड फॉर्म को आप बोलते हो कि ये पास्ट एक्शन को एक्सप्रेस करता है डिनोट। आई बात समझ में? तो यही बात यहाँ कहा गया। कहता है क्या? एवरीबॉडी, प्रत्येक लोग, न्यू, जानते थे, दैट की दिज प्रोफेशंस, ये सारे के सारे जो कार्य है, प्रोफेशंस है, व्यापार है, या जो कार्य है, जो काम है, वर्क नॉट पर्टिकुलरली सुपीरियर, ये सब श्रेष्ठ नहीं है। क्योंकि हमारा भोजन मिलता है कहाँ से? किसान के द्वारा काम करने से। हम उन पर डिपेंड है, हम उनके मालिक नहीं हैं। देखिएगा उस ज़माने में जब लोगों का रेस्पेक्ट, लोगों का मोहब्बत सामने वाले के प्रति ऐसा था, तो कैसा ज़माना हुआ करता था। और आप अभी देख लीजिए कहानी क्या है। सो अभी कितना परसेंट, आपने मेरे ख्याल से क्लास 10th में पढ़ा होगा कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, और भारत के लगभग 75 to 80% पीपल जो है ये डिपेंड हुआ करते थे कहाँ पर? कृषि पर। लेकिन अब कितना परसेंट लोग डिपेंड है? मेरे ख्याल से हमसे ज़्यादा बेहतर नॉलेज आपके पास होगा, और आप इसको झुठला नहीं सकते हैं। इसके बाद बच्चों क्या कहा गया यहाँ पे? इसके बाद यहाँ पे कहता है क्या? मोर एवर, इसके बावजूद, दिज वकील्स, ये वकील लोग, वैद्य लोग, डिड नॉट रॉब पीपल, वो लोगों को लूटते बिल्कुल भी नहीं थे। दे वर कंसीडर्ड, वे अपने आप के बारे में सोचते थे, समझते थे। वो अपने आप को करते थे क्या? कंसीडर पीपल्स डिपेंडेंट्स। वो लोग अपने आप को ये समझते थे कि हम लोग जो है ना वो डिपेंड है, निर्भर है किस पे? किसान पे। बिकॉज दे गिव अस फूड, भोजन हमें वो देते हैं। लेकिन अभी इसका जस्ट रिवर्स हो गया है। अभी पढ़े लिखे लोगों को ये लगता है कि हम हैं ना तब दुनिया है, अगर हम नहीं रहेंगे ना तो दुनिया क्या होगा? नहीं चलेगा। लेकिन दुनिया का कंडीशन कैसा हो गया है ना बच्चों, ये तमाम बातें जो आपको आ रही समझ में। एक बात आप हमेशा सोचिएगा कि आपका जो गवर्नमेंट है,
आपका जो शिक्षण प्रणाली है, अगर उसमें किसी टॉपिक को, किसी चैप्टर को रखने की कोशिश की गई है, आपके एजुकेशन मिनिस्टर या आपके शिक्षा मंत्री आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपके सिलेबस को जो कवर करते हैं, जो किस बच्चे को किस क्लास, मतलब कि किस क्लास के बच्चों को कहाँ तक नॉलेज मिलना चाहिए, जो इस पैमाना को सेट करते हैं, तो कभी 1 मिनट के लिए आप सोच के देखिएगा कि क्या इस चैप्टर को केवल इसलिए रखा गया था कि बच्चा इसको पढ़ेगा और एग्ज़ाम पास करेगा, या इसको इसलिए रखा गया था कि इसको पढ़ने का मतलब ये होता है कि अगर इस प्रकार की घटना उसके सामने, उसके साथ घटेगी तो वो इन चीज़ों से बाज नहीं आएगा, वह इसका सॉल्यूशन, इसका हल आराम से निकाल सकता है। लेकिन अभी का जो ज्ञान है ना, वह सिर्फ और सिर्फ किताबों तक क्या है बच्चों, सीमित है। इससे लाना होगा कहाँ आपको, अपने वास्तविक जीवन में। यहाँ हमारा कहानी क्या बच्चों कहता है, क्या उस जमाने के जो हमारा वकील हुआ करते थे, जो वैद्य हुआ करते थे, वो ये समझते थे कि हम लोगों को लूटना नहीं चाहिए, और वे लोग जो है अपने आप को डिपेंड समझते थे। वे लोग जो है ना बच्चों अपने आप को क्या करते थे, डिपेंड समझते थे। कहता है कि नोट दियर मास्टर्स, वे लोग किसान का मालिक अपने आप को नहीं समझते थे। वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं समझते थे कि हम किसान के मालिक हैं। वो ये समझते थे कि किसान है तब हम हैं। इसके बाद बच्चों क्या कहता है, जस्टिस वॉज टॉलरेबली फेयर। अरे न्याय मिलना तो लाजमी था। जस्टिस का मतलब क्या होता है, न्याय होता है। न्याय एकदम आसानी से मिलता था। ऑर्डिनरी रूल, सामान्य जो रूल हुआ करता था, वॉज टू अवॉइड कोर्ट्स। सामान्य रूल को तो कोर्ट लेता भी नहीं था। अभी क्या होता है, दामाद जी पी के आए हुए हैं, ससुर जी पी के आए हुए हैं, दोनों आपस में लड़ लिए, ये एफआईआर किए उनके अगेंस्ट और वो किए इनके अगेंस्ट। तो अभी का जो कहानी है ना बच्चों, ये होता है। लोग जब पी लेता है तो उनको ये समझ में आता है कि हम है तो अब मोदी है, हम मोदी को बनाए हैं। उनको ये समझ में नहीं आता है कि मोदी बना है 140 करोड़ जनता के वोट से, नॉट ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ मी, केवल मेरे कारण से क्या हुआ बच्चों, नहीं बना है। लेकिन ऐसा लोगों को समझ में अब नहीं आता है, ऐसा पहले समझ में आता था। यहाँ पे कहा गया क्या, सामान्य रूल को तो कोर्ट लेता भी नहीं था, अवॉइड करता था। देयरफॉर, इसीलिए नो टाउट्स एंड नो ल्यूर पीपल, न कोई दलाल हुआ करता था, न कोई फंसाने वाला हुआ करता था कि लोगों को आपस में फंसाए, लड़ाए और मजा ले। उन लोगों को ऐसा जो है नहीं था। कहता है क्या, दिस इविल, इस प्रकार की बुराई, इस प्रकार की बुराई, टू वॉज नोटिसेबल, इस प्रकार की जो बच्चे बुराई है उसे नोटिस किया जाता था। कहाँ, ओनली इन, सिर्फ और सिर्फ अराउंड कैपिटल्स, मतलब इस प्रकार की जो बुराई है वह सिर्फ और सिर्फ कहाँ हुआ करती थी, राजधानियों में। ठीक है। इसके बाद कहता है क्या, द कॉमन पीपल, सामान्य लोग, लिव्ड, रहा करते थे, इंडिपेंडेंटली, स्वतंत्रता पूर्वक, एंड और फॉलोड, अनुसरण करते थे, पालन करते थे, दियर एग्रीकल्चर, अपने कृषि ऑक्यूपेशन को, मतलब कृषि से जुड़ा हुआ जो उनका कार्य व्यापार था उसको फॉलो किया करते थे। कहता है क्या बच्चों, दे, वे लोग, इंजॉयड, आनंद लेते थे, ट्रू होम रूल, सच्चे स्वराज्य के नियमों का। बच्चों वो लोग जो है वो सच्चे स्वराज्य के नियमों का क्या करते थे, आनंद लेते थे। क्या कहता है सो, अब ये रहा हमारा पैराग्राफ नंबर 9। और जैसा कि मैंने आपसे वायदा किया था कि हम इसमें पढ़ाएंगे आपको 15 तक, तो 9 तक पहुंच चुके हैं, आहिस्ता आहिस्ता पहुंचेंगे हम 24 तक भी। बच्चों अब यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ पे कहा गया है द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता, एज डिस्क्राइब्ड, मतलब कि जिस तरीके से भारतीय सभ्यता को वर्णन किया गया है बाय मी, मेरे द्वारा, हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड बाय इट्स वोटारीज, बिल्कुल वैसे ही डिस्क्राइब किया गया है, बिल्कुल वैसे ही उसका वर्णन किया गया है बाय इट्स वोटारीज, इसके जो चहेते हैं, जो इनके वोटर्स हैं, जो इनके चाहने वाले हैं, उनके द्वारा। आपको पता होगा ना बच्चों को, जो आपको चाहते हैं वो आपसे कुछ नहीं चाहते हैं, जो आपको चाहते हैं वो आपसे कुछ नहीं चाहते हैं।
यही बात हमारा यहाँ पे है कि जो भी लोग भारतीय सभ्यता को चाहते हैं वह किसी प्रकार की कोई चेंजिंग इसमें नहीं चाहते, क्योंकि इसको जैसा होना चाहिए वैसा ये है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया, कहता है बच्चों क्या कि द इंडियन सिविलाइजेशन एज डिस्क्राइब्ड बाय मी, जिस तरीके से भारतीय सभ्यता का वर्णन किया गया है मेरे द्वारा, हैज़ बीन डिस्क्राइब्ड, हैज़ बीन सो डिस्क्राइब्ड, एकदम वैसे ही डिस्क्राइब किया गया है बाय इट्स वोटारिज, इनके जो समर्थक हैं उनके द्वारा। कहता है क्या, इन नो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया के मतलब वर्ल्ड के किसी कोना में नहीं, एंड और अंडर नो सिविलाइजेशन, मतलब कि यह किसी भी सभ्यता के अंदर नहीं आ सकता है। दुनिया की कोई सभ्यता इसे झुका नहीं सकती है। आई बात समझ में? इसीलिए आपने पढ़ा होगा, इसीलिए आप महात्मा गांधी जी ऐसा कहे भी हैं, स्टेंजा नंबर फर्स्ट में, सॉरी पैराग्राफ नंबर फर्स्ट में ऐसा कहे हैं कि जिस बीज को बोया गया, खोल लीजिए आप, खुला हुआ है, जिस बीज को बोया गया है किनके द्वारा, गेट खोलिए, आज छुट्टी है, ठीक है, जिस बीज को सोमवार चाहिएगा, ठीक है अंदर में, जिस बीज को बोया गया है, इसी आपने पढ़ा होगा स्टेंजा, सॉरी आपने पढ़ा होगा पैराग्राफ नंबर फर्स्ट में कि जिस बीज को बोया गया है हमारे एंसेस्टर्स, जो हमारे पूर्वज हैं उनके द्वारा, उस बीज का बराबरी दुनिया का कोई भी सभ्यता, दुनिया का कोई भी बीज, दुनिया का कोई भी संस्कार ऐसा नहीं कर सकता है जिस बीज को बोए हैं, जो संस्कार दिए हैं कौन, हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स, हम लोगों को। बच्चों यही बात यहाँ पे कहता है, बच्चों यहाँ पे कहा क्या गया है, इसके बाद कहता है क्या, हैव ऑल मेन अटेंड परफेक्शन, कहीं न कहीं जो है सभी लोग संपूर्णता हासिल कर लिए हैं, कहीं न कहीं लोग जो हैं संपूर्णता क्या किए हैं, हासिल कर लिए हैं। द टेंडेंसी ऑफ द इंडियन सिविलाइजेशन, बच्चों कहा गया है कि भारतीय सभ्यता का जो टेंडेंसी है, भारतीय सभ्यता का जो प्रवृत्ति है, उसके बारे में कहता है इज टू एलिवेट, वह क्या करता है, बढ़ावा देता है, द मोरल विंग, नैतिकता को। जो भारतीय सभ्यता है, भारतीय सभ्यता का जो हमारा गुण है, जिस बेस पे इसको सेट किया गया है, वह बेस हमें ये कहता है कि हम लोगों को नैतिकता को बढ़ावा देना चाहिए। इसके बाद कहता है क्या, दैट ऑफ द वेस्टर्न, लेकिन अगर हम पश्चिमी सभ्यता का बात करें तो ये प्रोपागेट, ये बढ़ावा देता है इमोरालिटी और नैतिकता को, जबकि जो हमारा पश्चिमी सभ्यता है ये एक बढ़ावा देता है किन चीज़ों को, भौतिकवाद को, इनको मानवता से, ह्यूमैनिटी से किसी प्रकार का कोई फर्क पड़ने वाला क्या बच्चों, बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब देखिएगा हमारा कहानी यहाँ क्या कहता है बच्चों, अब ये रहा हमारा अगला कहानी, कहता है बच्चों क्या, द लेटर इज गॉडलेस, मतलब बाद वाला जो हमारा सभ्यता रहा उसमें गॉड का निवास नहीं है, ऐसा कहा गया है। मेरे ख्याल से आपने सुना होगा एक भजन, भजन में क्या है, हरे राम हरे राम कहिए और जेहि विधि रखे राम ताहे विधि रहिए। मेरे ख्याल से आपने ऐसा सुना होगा, आपको पता होगा। और कबीर जी की जो वाणी है, जो कबीर जी की कविताएं हैं, उसको भी आपने सुना होगा कि जिस इंसान को ऐसा लग गया ना कि इस दुनिया में गॉड नहीं है, इस दुनिया को, ये दुनिया जो अपने आप चलता है, इसको चलाने में किसी का महत्व नहीं है, वह मूर्ख भी है और आधा अज्ञानता की रास्ता पर तो उसी समय से चलना शुरू कर देता है। आपने सुना होगा, हरे राम हरे राम कहिए, अजय विधि रखे राम तहे विधि रहिए। विधि के विधान समझ के, आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा, ऐसा मुझे मालूम है। तो आप इतना समझ जाओ, मतलब आपको लगता है क्या कि संसार को हम चलाते हैं, आप चलाते हैं, ये खुद चलता है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई न कोई ऐसी शक्ति जरूर है जिससे हम ईश्वर के रूप में जानते हैं, वो इनको चलाते हैं।
आई बात समझ में। लेकिन जो बाद वाला आया सभ्यता, उसमें यह कहा गया बच्चों कि गॉडलेस है, उसमें तो भगवान का निवास है ही नहीं। इसके बाद क्या कहता, द फॉर्मर इज बेस्ड, जबकि पहले वाला जो था वह आधारित था ऑन बिलीफ इन गॉड। जो पहले वाले हमारा सभ्यता था वह क्या था, गॉड पे विश्वास करता था। कहता है कि सो इसीलिए अंडरस्टैंडिंग एट सो बिलीविंग, वो बहुत ही ज़्यादा गॉड को समझते भी थे और विश्वास भी करते थे पहले वाले सभ्यता में। कहता है क्या, इट बिहेव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया टू क्लिंग, और इस तरीके से भारत के चहेता, भारत के चाहने वाले इंसान भारत के सभ्यता से इस तरीके से चिपक जाते थे जैसा एक बच्चा, एक मासूम सा बच्चा, एक दूध पीने वाला बच्चा अपनी माँ के सीने से चिपक जाता है। उस तरीके से इस देश के चाहने वाले जो लोग थे वह इस देश के सभ्यता को अपने सीने से लगा के रखते थे। बच्चों यही बात यहाँ कहा गया है। कहता क्या है, कहता है क्या, हाँ, इट बिहेव्स एवरी लवर ऑफ इंडिया, इसके बिहेव पर भारत के सभी चाहने वाले क्लिंग, चिपक जाते थे टू द इंडियन सिविलाइजेशन, भारतीय सभ्यता से, इवन जैसे एज अ चाइल्ड क्लिंग्स, जैसे कोई बच्चा चिपक जाता है टू द मदर्स ब्रेस्ट, अपनी माँ की छाती से। इतनी मोहब्बत हुआ करती थी हमारी सभ्यता से। लेकिन अभी कहानी क्या है, इसका जस्ट रिवर्स है, इसका जस्ट अपोजिट है। इन बातों को हमको और आपको को क्या करना होगा, समझना होगा। मैं बार बार कहता हूँ कि कोई टीचर अगर आपको ये कहता है या ये कहते हैं कि ये क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसको पढ़ो, तो मेरे ख्याल से आप के साथ वो गलत कर रहे हैं। क्योंकि सर वो कितना मेहनत किए होंगे, कितना अनुभव लगाए होंगे, कितना बरसों के अनुभव के बाद वो गेस किए होंगे, कितना क्वेश्चन बैंक उन्होंने पढ़ा होगा, तब वो बोले हैं कि इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। और आप कैसे बोल सकते हैं कि वो आपके साथ गलत कर रहे हैं। बच्चों, आप उस चैप्टर का संपूर्ण ज्ञान रखो, तो वो क्वेश्चन क्या, उससे जुड़ी हुई जो भी क्वेश्चन होगा आपको सब आएगा, पहली बात। और दूसरी बात तो ये है बच्चों, यू शुड नॉट स्टडी ओनली फॉर योर एग्जामिनेशन, यू हैव टू स्टडी टू गेट गुड नॉलेज एंड इम्प्लीमेंट इन योर लाइफ ऑल्सो। अच्छे नॉलेज के लिए जिसका इम्प्लीमेंट आप अपने जीवन में कर सके, इन तमाम बातों को सोचो आप। इसके बाद बच्चों यहाँ क्या कहा गया, देखिएगा हमारा कहानी क्या है सुख। अब ये रहा हमारा स्टेंजा नंबर 10। अब आइए महफिल को आगे बढ़ाते हैं बच्चों, इस महफिल को आगे फ्लाइट में। हाँ, अब देखेंगे बच्चों हमारा 10 जो 10th स्टेंजा है, 10वां हमारा जो पैराग्राफ है, सॉरी नोट स्टेंजा, स्टेंजा का इस्तेमाल करते हैं हम पोएम में, और ये हमारा पैराग्राफ है। तो 10वें पैराग्राफ में क्या कहा गया है, आई विल ट्राई टू टीच यू बाय ब्रेकिंग ईच एंड एवरी वर्ड। ओके बच्चों, 10वां पैराग्राफ में क्या कहा गया है, हम कोशिश करेंगे एकदम इसको अच्छे से समझाएं ताकि चीज़ें आपके लिए इजी हो जाए। कहता आई एम नो हेटर, हम नफरत नहीं करते हैं, हम घृणा नहीं करते हैं। वेस्ट मतलब कि पश्चिमी देश का जो सभ्यता है, हम उससे नफरत नहीं करते हैं, मुझे उससे घृणा क्या है, नहीं है। कहता है कि आई एम थैंकफुल, मैं आभार व्यक्त करता हूँ, टू द वेस्ट, पश्चिमी सभ्यता को, फॉर मेनी ए थिंग आई हैव लर्नड, जिससे मैंने बहुत कुछ क्या किया है, सीखा है। जिससे हम लोगों ने क्या किया, बहुत कुछ, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। फ्रॉम द वेस्टर्न लिटरेचर मतलब कि पश्चिमी साहित्य से मैंने क्या किया है, बहुत सारी चीज़ें क्या किया है, सीखा है। तो मैं कैसे उससे नफरत कर सकता हूँ या उसकी शिकायत कर सकता हूँ, मैं तो उनका आभार व्यक्त करता हूँ। ठीक है बच्चों, इसके बाद कहता है, क्या कहता है, बट लेकिन आई एम थैंकफुल, मैं आभारी हूँ, टू मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता का, फॉर टीचिंग मी, मुझे पढ़ाने के लिए, मुझे सिखाने के लिए, दैट कि इफ़ यदि आई वॉन्ट, अगर मैं चाहता हूँ, इंडिया भारत को, टू राइज पहुँचे, टू इट्स फुलेस्ट हाईएस्ट, अपनी ऊंचाई की, अपने सफलता की सबसे ऊंची चोटी पर, अगर मैं चाहता हूँ कि भारत अपने सफलता की
ऊंचाई जो होता है ना बच्चों, ऊंचाई की शिखर पर पहुंचे, देन आई मस्ट टेल, तो मैं अवश्य कहूंगा माई कंट्रीमैन, अपने देशवासियों से, फ्रैंकली, एकदम स्पष्ट रूप से, दैट की आफ्टर ईयर्स एंड ईयर्स, सालों साल के, ऑफ एक्सपीरियंस, सालों साल का ये हमारा अनुभव रहा है, ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता का, आई हैव लर्नड, मैंने सीखा है, वन लेसन, एक चैप्टर, एक पाठ, फ्रॉम इट, इससे, एंड और, दैट की, दैट जो, इज दैट है, वी मस्ट शन, इसे त्याग देना चाहिए, वी मस्ट शन इट, हमें इसे त्याग देना चाहिए, एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पर। अब देखिएगा बच्चों, महात्मा गांधी जो यहाँ क्या कहना चाहते हैं, महात्मा गांधी यहाँ कहते हैं क्या, कि मैं पश्चिमी सभ्यता से नफरत नहीं करता हूँ, मैं धन्यवाद देता हूँ, आभारी हूँ पश्चिमी सभ्यता का, क्योंकि मैंने वहाँ से बहुत सारी चीज़ें क्या किया है, सीखा है, किससे, पश्चिमी साहित्य से। इसके बाद कहता है क्या, लेकिन मैं आभार व्यक्त करता हूँ आधुनिक सभ्यता को। बच्चों, पश्चिमी सभ्यता या आधुनिक सभ्यता दोनों क्या है, सेम है। इसके बाद कहता है क्या, फॉर टीचिंग, सिखाने के लिए, मुझे, दैट की इफ़ आई वॉन्ट इंडिया टू राइज टू इट्स फुलेस्ट हाइट, अगर हम चाहते हैं कि भारत अपनी ऊंचाई के शिखर पर हो, तो मैं अवश्य कहना चाहूँगा अपने देशवासियों से फ्रैंकली, एकदम साफ साफ कि ये मेरा सालों साल का अनुभव रहा है। क्या रहा है बच्चों, अनुभव रहा है, किस चीज़ का, आधुनिक सभ्यता का, समझे, जो मैंने सीखा है, किस आधुनिक सभ्यता से, आई हैव लर्नड, मैंने सीखा है, वन लेसन, एक पार्ट, फ्रॉम इट, इससे, एंड और, दैट की, इज दैट, यह है, क्या है, कि वी मस्ट सन, हमें अवश्य त्याग देना चाहिए, इट, इससे, एट ऑल कॉस्ट, किसी भी कीमत पर, कि किसी भी कीमत पर हम लोगों को इसे त्याग देना चाहिए। चीज़ें आई समझ में? अरे बोलो ना हाँ। श्री राम श्री राम श्री राम कहिए, अजय है विधि रखे राम, ताहे विधि रहिए, अब विधि के विधान समझ के, श्री राम कहिए, अजय है विधि रखे राम। बच्चों, ये रहा हमारा अब स्टेंजा नंबर 11। इसमें क्या कहा गया, ये बात करते हैं। कहता है क्या, व्हाट इज दैट मॉडर्न सिविलाइजेशन, मतलब आधुनिक सभ्यता क्या है। कहता है व्हाट इज दैट, क्या है, मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता, ठीक है। कहता है बच्चों क्या, कि आधुनिक सभ्यता क्या है, इट इज द वर्शिप, यह पूजा अर्चना है, वर्शिप है, ऑफ द मटेरियल, भौतिकवाद का, भौतिक वस्तुओं का, जिन चीज़ों का हम लोग यूज करते हैं उसकी क्या है, पूजा अर्चना है। कहता है क्या, इट इज द वर्शिप ऑफ द ब्रूट, ये बुराई की पूजा है, इन अस, ये जो है, जो हमारा आधुनिक सभ्यता है, ये हम लोगों को बुरे कर्म, खराब रास्ते पे ले जाएगा, ये उसकी पूजा है। इट इज अनएडल्ट्रेटेड, यह किसी काम का नहीं है। मैटेरियलिज्म, ये कहता है क्या, ये सिर्फ और सिर्फ कहता है कि हम लोगों को क्या करना चाहिए, भौतिकवाद पर केयर करना चाहिए। एंड और मॉडर्न सिविलाइजेशन, आधुनिक सभ्यता, इज है, नथिंग, कुछ नहीं, इफ, यदि, इट डज नॉट थिंक, अगर यह नहीं सोचता है, एट एवरी स्टेप, प्रत्येक कदम पर, ऑफ द ट्रिम्फ ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन। ट्रिम्फ का मतलब होता है विजय। बच्चों, ये जो अब हमारा स्टेंजा नंबर, पैराग्राफ नंबर जो हमारा 11 है, इसमें आप महात्मा गांधी ये कहते हैं कि आधुनिक सभ्यता में अगर हम भौतिकवाद के विजय के बारे में, हम हर एक कदम पर, एवरी स्टेप पर भौतिकवाद के विषय के बारे में, अगर भौतिकवाद के विजय के बारे में अगर बात करना छोड़ दे तो ये कुछ भी नहीं है। इफ आई डोंट टॉक अबाउट द ट्रिम्फ ऑफ
modern, if I don't talk about the triumph of materiality at every step, then it is nothing. अगर हम प्रत्येक कदम पर भौतिकवाद की विजय का बात करना बंद कर दे तो ये कुछ भी नहीं है। कौन? भारतीय सभ्यता। चीज़ें आई समझ में? अरे बोलो ना हाँ। चलिए अब देखिएगा हमारा कहानी यहाँ क्या कहता है बच्चों, आ जाओ मिलके बात करते हैं। कहता है क्या इसके बाद? कहता है इट इज परहैप्स, शायद यह अननेसेसरी। अननेसेसरी मतलब क्या? बेकार की चीज़ें अगर नहीं है तो इफ़ नॉट यूजलेस, अगर यह बच्चों यूजलेस अगर नहीं है ना तो आवश्यक भी नहीं है। इट इज परहैप्स अननेसेसरी इफ नॉट यूजलेस, अगर यह यूजलेस नहीं है बच्चों तो यह क्या आवश्यक भी क्या बच्चों नहीं है। टू वे द मेरिट्स ऑफ द टू सिविलाइजेशंस, कि हम दोनों सभ्यता का कंपेयर करें। भाई साहब वहाँ के देश, सॉरी उस देश के लोग, उस कल्चर के लोग, उस सिविलाइजेशन के जो लोग हैं, उस सभ्यता के जो लोग हैं, उस सभ्यता के जो फॉलो करने वाले, जो प्रवर्तक है, जो लोग हैं, वो अपने हिसाब से करते हैं, उनको वो अच्छा लगता है। हम ऐसा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारे साथ क्या होगा? प्रॉब्लम होगी। हमारे साथ बच्चों क्या होगी? दिक्कत होगी। आई बात समझ में? तो वो अपना मानते हैं, उनको मानने दीजिए। मुझे नहीं मानना, मैं नहीं मानूंगा। अरे बोलो ना हाँ। अब यहाँ पर एक छोटी सी बात आपको जानना ये होगा, समझना बच्चों ये होगा कि अगर कोई चीज़ मेरे लायक नहीं है तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह सकते वो गलत है। अगर आप सही है तो इसका ये मतलब थोड़ी है कि सामने वाला गलत है। आई बात समझ में? इस बातों का आप समझो। यही बात यहाँ कहा गया है, इट इज़ लाइकली दैट द वेस्टर्न हैज़ इवॉल्व्ड। यह संभव है कि पश्चिमी सभ्यता ने अपने आप को क्या किया? डेवलप किया है, इवॉल्व किया है, इवॉल्व्ड विकास किया है उस सभ्यता को जो उसको सूट करता है, उसके क्लाइमेट को एंड सराउंडिंग, उसके चारों तरफ को। मतलब कि जो हमारा वेस्टर्न, जो हमारा पश्चिमी सभ्यता है, उसका जो वातावरण है, उसका जो आवरण है, उसका जो इन्वायरमेंट है, उसका जो क्लाइमेट है, जो उसको सूट करता है, उसके हिसाब से वहाँ के लोग उस सभ्यता को मानते हैं। हमें नहीं करता, हम नहीं मानते हैं। कहता है क्या? एंड और सिमिलरली, इसी प्रकार वी हैव अ सिविलाइजेशन, हमारे पास भी क्या है? एक सभ्यता है। सूटेड, जो सूट करता है, टू आर कंडीशंस, हमारे अपने खुद के परिस्थिति को सूट करता है। कहता बोथ आर गुड, दोनों अच्छे हैं। इन दियर ओन रेस्पेक्टिव स्पेयर्स, अपने भौगोलिक क्षेत्र के हिसाब से, अपनी व्यवस्था के हिसाब से, अपने आवरण के हिसाब से, अपने माहौल के हिसाब से, अपने क्लाइमेट के हिसाब से दोनों क्या है? अच्छा है। उनको सूट वो करता है, उसको फॉलो करता है। हमको सूट ये करता है, हम इसको फॉलो करते हैं। अरे बोलो ना हाँ। इसीलिए महात्मा गांधी कहते हैं कि हम किसी भी सभ्यता को ये नहीं बोल सकते हैं कि वह गलत है और हम सही है। ठीक है बच्चों, चलिए आ जाओ। अब ये रहा हमारा 13 पैराग्राफ। इसमें कहता है क्या? द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मॉडर्न सिविलाइजेशन, मतलब आधुनिक सभ्यता का जो विशिष्ट गुण है। बच्चों यहाँ पे क्या कहा गया, ध्यान दीजिएगा। कहता है क्या कि जो आधुनिक सभ्यता का विशिष्ट गुण है, इज इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी, वह अनंत है। उसमें चाहतों का बहुलीकरण है, उसमें जो मनुष्य की इच्छाएं हैं वो अनंत है, वह कभी पूरा होने वाला है क्या बच्चों? नहीं है। और बेचैन होकर आदमी मर जाएगा। कहता है क्या? अब ह्यूमन वांट्स, उसमें मानव का जो चाहत है वह मल्टीप्लिसिटी अनंत है। जो चाहतों का बहुलीकरण है ना बच्चों, वह क्या है बच्चों? वह अनंत है। यही बात कहता है क्या? ध्यान दीजिएगा बच्चों। कहता है बच्चों क्या? मॉडर्न सिविलाइजेशन का जो विशिष्ट गुण है, इसमें मानवों का जो चाहत है, इसमें मानवों का जो क्या है? चाहतों का, इसमें मानव के चाहतों का जो बहुलीकरण है वह अनंत है, वह कभी खत्म होने वाला क्या है बच्चों?
वह कभी भी खत्म होने वाला क्या है, नहीं है। कहता है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन, जबकि प्राचीन सभ्यता, हमारी सभ्यता का जो गुण है, इज एन इंपेरेटिव रेस्ट्रिक्शन अपॉन एंड अ स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग ऑफ द दिज वांट्स। वो ये है कि हमारे चाहतों पर, इस प्रकार की चाहतों को, चाहतों के बहुलीकरण को, जो हमारी चाहत है उसको ये रेस्ट्रिक्ट करता है, उसको ये क्या करता है बच्चों, स्ट्रिक्ट रेगुलेटिंग, उसको रोकता है। हम जब तक अपने दिमाग पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, जब तक हमें खुद पर नियंत्रण नहीं होगा, हम दूसरों को सलाह नहीं दे सकते। अभी के ज़माने में देखिएगा, लोग खुद के बारे में सोचता नहीं है और दूसरों को सुधारने के चक्कर में लगा होता है। भैया जी आप ये समझो, आप समझने की कोशिश ये तो करो पहले कि जो हमारा मॉडर्न सिविलाइजेशन, जो हमारा आधुनिक सभ्यता, इसमें क्या किया गया है। इसमें ये कहा गया है कि मनुष्य की जो चाहत है ना, मनुष्य की चाहतों का जो बहुलीकरण है वह अनंत है, जबकि जो हमारा एंशिएंट, जो हमारा प्राचीन भारतीय या आधुनिक सभ्यता है, वह क्या है, इसमें इन चाहतों को रेस्ट्रिक्ट किया गया है, रोका गया है, सीमित किया गया है। अगर ऐसा नहीं होगा तो जिस तरीके से क्राइम वहाँ होता है यहाँ भी होगा, और अब कहीं न कहीं होने भी लगा है, क्योंकि हम लोग उसको फॉलो करते हैं। अब बच्चों आ जाओ, कहानी हमारा क्या कहता है। इसके बाद बच्चों ये कहा गया है, मुझे ऐसा लगता है कि हम यहाँ से पढ़ाएंगे आपको नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय, टिल देन टेक केयर। बच्चों आप अपना मोहब्बत जो है बनाए रखिएगा। मिलते हैं कल के लेक्चर में। नमस्कार।